लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया कि मैं कहाँ और क्यों जा रहा हूँ और हमने देखा शिरपुर और ओमकारेश्वर। अभी बढ़ते हैं ओमकारेश्वर के आगे। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 बजे। हमें निकलना है प्रकाशा महाराष्ट्र के लिए, विच इज़ लाइक 244 किलोमीटर्स फ्रॉम ईयर। अभी वैसे 244 किलोमीटर्स कवर करने के लिए 4.5 घंटे काफ़ी होने चाहिए, लेकिन अभी मैप्स पे दिखा रहा है 6.5 घंटे हो भी इस टाइमिंग पे, यानी शायद से बीच में रास्ते काफ़ी ख़राब है या फिर डाइवर्जन हमें लेने पड़ेंगे। तो एक्चुअल में जब रास्ते पे निकलेंगे तभी पता चलेगा। अभी मैप्स तो मुझे बाहर तो है नहीं। तो अभी निकलते अगले डेस्टिनेशन पे। प्लान है कि वहाँ पर ही आज रात को रेस्ट हम करेंगे और फिर अगला दिन हमारा सफ़र शुरू होगा गुजरात की तरफ। तो फिर चलते हैं अगली ड्राइव पर। यार बहुत ज़्यादा स्टीप इसकी सीढ़ियाँ है और काफ़ी ज़्यादा संकरा रास्ता। भाई बहुत 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 कमाल की जगह है। यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए हैं फिलहाल। पूरा पत्थर का काम है। यहाँ से एक पर्सन थे, उनको मैंने पूछा कि ये कितना पुराना होगा, तो उन्होंने कहा 120 ईयर्स पुराना है। उनके फादर यहीं पे है और उन्होंने मतलब बचपन से देखा है, उतना ये पुराना है। तो पीछे ये रही तापी नदी, उसका डैम के एक तरफ पूरा पानी ही पानी है। आपको मैं बता देता हूँ, तो एक तरफ पूरा पानी ही पानी भरा हुआ है, पूरा एकदम खचाखच, लेकिन दूसरी तरफ पूरा ड्राई है। तो डैम बेसिकली ऐसे ही फंक्शन करता है। तो ये कोई ऐसे पावर जनरेट करने वाला डैम नहीं है, नॉर्मली पानी को जो है ब्लॉक करने के लिए बनाया गया हुआ डैम है। इसके अंदर भी कितने गेट्स वगैरह मैंने गिने नहीं है, लेकिन यहाँ पर 28 नज़र तो आ रहा है। जहाँ पे नंबर्स लिखे हैं तो 28 गेट्स ही होंगे। और यहाँ पे नीचे हमारी गाड़ी है। इस वाले टेम्पल को हमने विज़िट किया था, ये भी काफ़ी पुराना एक टेम्पल है। इसके अंदर मैं आपको शूट नहीं कर पाया, वहाँ पे अलाउड नहीं है। लेकिन बेसिकली जो मेन मंदिर है उसके अंदर आपको छोटे से एक पत्थर का टनल जैसा है, उसके अंदर से जाते हुए वहाँ पे एंटर करना पड़ता है। और यहाँ पे आपको शायद नज़र आता होगा या आवाज़ भी आता होगा, यहाँ पर एक शादी हो रही है। तो भाई बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा है ये। अगर आप कभी आते हो यहीं पे यहाँ पे तो इसके ऊपर ज़रूर आना, लेकिन बहुत केयरफुली आना। काफ़ी संकरा रास्ता है आने जाने का। आपको जाते वक्त मैं दिखा देता हूँ कैसा रास्ता है। और यहाँ मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। प्लान था प्रकाशा में हॉल्ट ले लेंगे अगले दिन तक और अगले दिन मॉर्निंग सुबह जल्दी हम अंकलेश्वर के लिए निकलेंगे। लेकिन क्योंकि दोपहर 1 बजे तक ही प्रकाशा के अंदर के हमारे सारे काम हो चुके थे और मैं काफी एनर्जेटिक भी फील कर रहा था, तो मुझे चुल होने लगी कि अंकलेश्वर तक निकल जाते हैं ताकि पूरे ट्रिप में हमारा एक दिन सेव हो पाए। अब ये काफी बेकार डिसीजन था मल्टीपल रीजंस की वजह से। पहली बात, अंकलेश्वर जाते समय मैंने जिंदगी के वन ऑफ द वर्स्ट रोड्स देखे। एक एसटी बस ड्राइवर ने ऑलमोस्ट हमें ठोक दिया, लेकिन इन सारी दिक्कतों के बावजूद हम शाम 5 बजे तक वैसे अंकलेश्वर पहुंच गए। अभी यहाँ पर एक साइड स्टोरी की हम अंकलेश्वर में क्या करने गए थे। नर्मदा परिक्रमा करते वक्त आप रिवर क्रॉस नहीं कर सकते, तो इसके लिए किया यह जाता है कि विमलेश्वर जो अराउंड अंकलेश्वर से 1.5 घंटे की दूरी पर मौजूद है, वहां से आप बोट में बैठते हो। समुद्र के रास्ते आप नर्मदा नदी का बेसिन अवॉइड करते हुए दूसरे किनारे पर पहुंचते हो, जिसकी वजह से जो रिवर का लैंड में से फ्लोइंग पार्ट है वो कहीं पर भी क्रॉस नहीं होता। तो इनिशियल प्लान जो हमारा था उसके हिसाब से अंकलेश्वर में हम रुक जाने वाले थे रात भर के लिए। अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग में विमलेश्वर के लिए हम निकल जाते। उसके बाद में पापा को बोट में बिठाकर समुद्र के रास्ते अगले किनारे पहुंचा देते। ऐसा हमारा इनिशियल प्लान था। लेकिन जब हम अंकलेश्वर पहुंचे तो उसके बाद में कुछ चीजें हमें मालूम पड़ी, जिसकी वजह से पूरा प्लान ही डिसरप्ट हो गया। अंकलेश्वर पहुंचने के बाद में हमने हमारा होटल बुक कर दिया और ऑलमोस्ट हम जब चेक इन कर रहे थे तब बातों बातों में ओनर को हमने हमारे प्लान्स बताए कि हम इस तरीके से कल सुबह जल्दी निकलने वाले हैं। और तभी उन्होंने हमें कहा कि अगर आप कल के दिन में बोट में बैठना चाहते हो तो अभी के अभी विमलेश्वर जाकर आपको पहले आपकी सीट रिजर्व करानी होगी, या फिर आपको कल के दिन
में बोट में बैठने के लिए नहीं मिलेगा। साथ साथ बोट की टाइमिंग्स भी होती है, वो भी आप अभी जाकर ही पता लगा सकते हो, क्योंकि बोट जो होती है वो हाई टाइड और लो टाइड के हिसाब से ही निकाली जाती है। वो जो होटल के ओनर थे वो काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने हमारे दिए हुए पैसे हमें पूरी तरीके से रिटर्न कर दिए। और 9 घंटे से ज़्यादा ड्राइविंग करने के बाद में फिर से हम अभी 1 और 1.5 घंटे की ड्राइव पर निकले विमलेश्वर में बोट के अंदर एक बुकिंग कराने के लिए। वहाँ पर पहुँचने के बाद पता चला कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और फाइनली अराउंड 8 बजे पापा के लिए बोट के अंदर एक सीट मैंने बुक करा ली। और जो बोट वाले भैया थे उन्होंने हमें टाइमिंग दिया सुबह 4 बजे का। अब ऑलरेडी शाम के 8 बज चुके थे, तो कोई पॉइंट ऐसा बन नहीं रहा था कि 1.5 घंटे ट्रैवल करके हम फिर से अंकलेश्वर जाए। 2-4 घंटे के लिए वहाँ पर होटल बुक करें और फिर से सुबह 2-2:30 बजे विमलेश्वर के लिए निकले। इसलिए हमने डिसाइड किया कि यहीं पर कहीं आसपास स्टे कर लेते हैं। अब विमलेश्वर एक बहुत छोटा गाँव होने की वजह से और ऑलरेडी इस जगह पर हमारे पहले कई सारे लोग पहुंच गए थे, इस वजह से हमें रहने के लिए जगह नहीं मिली और अराउंड 9-9:30 रात तक हमें कोई भी जगह रहने के लिए मिल नहीं पाई। फाइनली एक और किसी अच्छे आदमी के द्वारा हमें पता ये चला कि कटपोर नाम की एक जगह है जो वहां से अराउंड 20 मिनट की ड्राइव पर थी और वहां पर एक पर्सन है जो इसी तरीके के यात्रियों को अपने घर के कुछ कमरे रेंट पर देते हैं और वहां पर आप जाकर रह सकते हो। वहां पर उनका नंबर भी मिल गया और कॉल करने के बाद में वहां पर हमें फाइनली रूम मिल गई। तो विमलेश्वर से अराउंड 20 मिनट की ड्राइव करने के बाद हम यहाँ पर इस वाले घर में पहुंचे और सुबह 5:30 बजे शुरू हुआ सफर फाइनली रात को 11 बजे एक रेस्टिंग पॉइंट पर खत्म हुआ और हम सोने चले गए 3.5 घंटे के लिए, क्योंकि सुबह फिर से हमें जल्दी निकलना था। और अगले दिन सुबह मैं पहुंच गया विमलेश्वर पापा को बोट में बिठाने के लिए। पापा को अभी मैंने कर दिया है ड्रॉप विमलेश्वर में बोट के लिए और मुझे जाना है दहेज पोर्ट पे। अब तो उन्होंने वैसे बुला लिया था हम लोग को मॉर्निंग में 4 AM को इन्होंने टाइमिंग दिया था, कहा था कि 4:30-5 बजे तक बोट निकल जाएगी। लेकिन क्योंकि शायद से जो बड़े टूर ऑपरेटर होते हैं वहाँ पे हमेशा लेट होता होगा, तो शायद से इन्होंने टाइमिंग सबको ऐसी जल्दी का दे दिया होगा, लेकिन बोट एक्चुअल में निकली 6 बजे। तो यहाँ पर अभी हुआ ये है कि पीछे आपको एक गोनी नज़र आती होगी, एक सैक है, उसके अंदर कम से कम 20-25 चप्पलों के जोड़े हैं। तो जब हम वहाँ पे बोट के पास में खड़े थे तब वहाँ पर एक छोटी बस से एक टूर जारी थी, तो वो अपनी चप्पलें निकालना भूल गए। बोट में बैठने के पहले लोग चप्पलें निकालते हैं यहाँ पर, और उनकी बस निकल गई दहेज पोर्ट के लिए, जहाँ पर अभी मैं भी जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा है कि हमारी चप्पल रख दी। अब जब उन्होंने रखी तो ऐसे ही आसपास में और 2-3 ग्रुप्स थे जिन्होंने कहा हमारी भी चप्पल रख लो, हमारी भी चप्पल रख लो। तो ऐसे अभी हमने ढेर सारी चप्पलें ले ली है और अभी हम जा रहे हैं दहेज पोर्ट की ओर। तो अभी पापा समुद्र में से क्रॉस करते हुए उस तरफ आएंगे, वहाँ पर एक रोपैक्स फेरी टर्मिनल बना है, और मैं जो हूँ यहाँ से जाऊँगा भरूच में नर्मदा नदी के ऊपर से हम क्रॉस करेंगे और उसके बाद में मैं जहाँ पे पापा लैंड होने वाले हैं उस वाले जगह पे पहुँचूंगा। फिर वहाँ से पिकअप करके प्लान है गरुड़ेश्वर तक जाने का, विच इज़ लाइक अराउंड 3.5 आवर्स। और अगर पॉसिबल होता है, अगर मैं इतना थकता नहीं हूँ, क्योंकि कल 700 किलोमीटर से ज़्यादा ड्राइव हो गई, आज भी वैसे मोर देन 300 किलोमीटर्स की ड्राइव है, तो अगर मुझे फिजिकली पॉसिबल है तो हम स्टैचू ऑफ यूनिटी तब तक चले जाएंगे। लेकिन अगर नहीं होता है तो हम गरुड़ेश्वर में हॉल्ट ले लेंगे और बाद में अगले दिन हम स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं किस तरीके से अभी फिलहाल प्लान चलता है, पापा कब तक पहुँचते हैं, वहाँ पर मेरी हालत किस तरीके की रहती है, और अकॉर्डिंगली आगे हम डिसाइड करेंगे। मैं आ गया हूँ दहेज के पैसेंजर टर्मिनल पे, जहाँ पे पापा जिस बोट में बैठे हैं वो लैंड करेगी या फिर डॉक होगी। तो अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पे पहुँचने के लिए लगने चाहिए थे 3 घंटे का समय, लेकिन 2.5 घंटे में पहुँच गया, क्योंकि रास्ते बहुत अच्छे थे, रास्ते खाली भी थे और पापा को भी वैसे 3 घंटे लगने थे, तो इसलिए मैं जल्दी पहुँच गया। मैं आधे घंटे पहले ही पहुँच गया हूँ। और अभी जहाँ पर मैं हूँ भाई नज़ारे यहाँ पर कमाल के, और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो पहले तो यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है आपको मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ा दूर एक ऐसा शिप बिल्डिंग का कारखाना नज़र आता होगा। यहाँ पे सारे शिप्स अभी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उसके बगल में मे बी नॉट एक छोटी सी फैक्ट्री जैसी कुछ चीज़ें नज़र आती होगी। तो भाई मुकेश भाई का ये सब कुछ है, अंबानी भाई का ये सब कुछ है। यहाँ पर रिलायंस का बहुत बड़ा प्लांट है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको शायद से नज़र आता होगा एक क्रेन जो है वो समुद्र के अंदर से मिट्टी वगैरह निकाल रही है।
तो यहाँ पर बेसिकली पोर्ट को ज़्यादा डीप किया जा रहा है ताकि बड़े शिप्स को भी यहाँ पर ले आया जा सके। और उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊँ इस तरफ से, तो यहाँ पे आपको नज़र आता हो कुछ टायर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो टायर लगे हुए हैं वहाँ पर इस तरीके की बोट लैंड कर सकती है जिसमें से डायरेक्टली गाड़ियाँ आप निकाल सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो जब भी मुंबई में भी एक्चुअली एक सर्विस कुछ महीनों पहले ही शुरू हुई है, जहाँ पे मुंबई से लेकर अलीबाग के बीच में ये सर्विस शुरू की गई है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। अगर हम दो ऐसे इंपॉर्टेंट शहरों की बात करें जो समुंदर पे है और उनके बीच में अगर आप कार लेना चाहते हो तो उसके बाद में इस तरीके के टर्मिनल्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व की गुजरात के समुंदर में ये है कि भाई यहाँ का समुंदर बहुत ज़्यादा काम है। लाइक जैसे पहले मुंबई का समुंदर जो मैंने देखा है वो मैंने कई बार देखा है, लेकिन वो हमेशा साल भर एटलीस्ट थोड़ा बहुत वायलेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पूरा लेक के जैसा है। अब आई डोंट नो, क्योंकि ये गल्फ ऑफ खंबात है तो शायद से इसके लिए यहाँ पर वेव्स इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मे भी कुछ और रीज़न भी हो सकता है। वैसे समुंदर तो वही है, दोनों अरेबियन सी ही है। तो वही बढ़ते आगे। अच्छा, कुछ लोगों को याद होगा इंफ्रा न्यूज़ में हमने एक बार कवर किया था कि रोपैक्स सर्विस शुरू हो रही है हज़ारिया गुजरात के अंदर। तो ये आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद से ये वही वाली सर्विस है। तो यहाँ से अभी पैसेंजर्स को लेके ये बोट निकली है और अभी शायद जाके ये रुकेंगे डायरेक्टली हज़ारिया के अंदर।